हेलो गाइस, आई एडवेरा पे आपका एक बार से फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में खिलजी डायनेस्टी के ऊपर। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था बलबन के शासन के बारे में और आज हम लोग खिलजी डायनेस्टी के बारे में बात करने जा रहे हैं। खिलजी डायनेस्टी में हम लोग जो बात करेंगे जिस टॉपिक पर, वो टॉपिक होगा खिलजी डायनेस्टी कैसे बना, कौन लोग उसके शुरुआती फाउंडर थे और साथ ही साथ उनके मेन फाउंडर कौन थे और मेन फाउंडर के बाद उसमें बाकी और कौन लोग थे। इसके साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि मुख्य शासक खिलजी डायनेस्टी का कौन था और उस मुख्य शासक के क्या क्या कामयाबियाँ थीं जो हिंदुस्तान में उन्होंने की, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि हिंदुस्तान में आर्ट एंड आर्किटेक्चर में उनका क्या योगदान था। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग शुरुआत करते हैं खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का जो समय है, द टाइम पीरियड ऑफ खिलजी डायनेस्टी वॉज 1290 AD टू 1320 AD। और खिलजी डायनेस्टी इन वर्षों में जो है बहुत ज़्यादा करामात दिखाया हिंदुस्तान में। खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनको कहा गया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और खिलजी डायनेस्टी में 3 शासकों का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी में जो संबंध था, जो रिलेशन था, वो दामाद और ससुर का था। अलाउद्दीन और मुबारक में जो संबंध था वो पिता और पुत्र का था। मुबारक खिलजी को मारने के बाद खुसरो शाह कुछ दिन तक हिंदुस्तान पर शासन किया, जो अप्रैल 1320 से लेकर के सितंबर 1320 तक ही था। तो आइए एक एक करके सारे शासकों के बारे में जान लेते हैं कि किन शासकों ने क्या क्या किया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ही वॉज द मेन फाउंडर, ही वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। और खिलजी डायनेस्टी को अगर हम एक दूसरा नाम दें तो इट वॉज नोन एज खिलजी क्रांति। द अदर नेम ऑफ खिलजी डायनेस्टी वॉज खिलजी क्रांति। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जब सत्ता हासिल किया तो सत्ता हासिल करने के बाद अपना जो कैपिटल है वो किलोखरी बनाया। दिल्ली से कुछ ही दूर पर किलोखरी है और वहाँ पर उसने बना लिया और किलोखरी में बनवाने के बाद वहाँ किलोखरी का किला का भी निर्माण करवाया। लेकिन 1296 में 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जो उसका दामाद था, उसका भतीजा था, उसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद स्वयं गद्दी हथिया ली। यानी अलाउद्दीन खिलजी किल्ड हिज अंकल जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एंड कैप्चर ऑल द दिल्ली सल्तनत। अब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत पर ही कब्जा नहीं किया, बल्कि ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के उत्तरी भाग से लेकर के दक्षिणी भाग तक अलाउद्दीन खिलजी का पूरा कब्जा रहा। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जिंदा रहते ही इन्वेजन के लिए भेजा गया था भिलसा, चंदेरी और देवगिरी। और इन तीनों जगहों पर तबाही मचाने के बाद बहुत सारा धन लेकर के लौटा था। भिलसा आज का विदिशा है, चंदेरी मध्य प्रदेश में ही है और देवगिरी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ अगर मैप में देखा जाए तो विदिशा यानी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन पर जगहों पर चढ़ाई करके पूरा का पूरा धन वहाँ से लूट करके लाया था। और लूट करके लाने के बाद कड़ा मानिकपुर में जहाँ का ये सूबेदार बनाया गया था वहीं ले जाकर के सारा धन डंप कर लिया और सोचने लगा कि अब कैसे दिल्ली पहुँचा जाए। इधर इनके चाचा को खलबली मच गई थी कि भाई भतीजा ने सारा धन ले लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें मार डाले और दिल्ली पर अधिकार कर ले। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पूरी सेना के साथ पहुँचा कारा मानिकपुर। अलाउद्दीन खिलजी ये देख करके डर गया और उसे ये लगा कि चाचा हमारे ऊपर अटैक कर दिए हैं और उन्होंने कहा कि भाई देखो हम तुमसे सबसे ज़्यादा डर रहे हैं, ऐसा करो कि नदी के बीचों बीच में आ जाओ, हम तुम्हें चाबी दे देते हैं। और नदी के बीचों बीच बुला करके चाबी देने के बहाने उसकी हत्या कर देता है और उसके बाद स्वयं
दिल्ली का बादशाह बन जाता है और सत्ता हथिया लेता है, और यहाँ से जो है रियल फाउंडर का समय शुरू होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी वॉज द रियल फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। ही हैज़ 4 सन, खिज्र खान, शिहाबुद्दीन उमर, सादी खान एंड मुबारक शाह खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 20 वर्ष तक शासन किया, यानी 1296 से लेकर के 1316 तक उसका शासन रहा है। अब आप देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन रहा है उस शासन में इनके पुत्रों का कोई योगदान नहीं था। मरने के बाद जो है मुबारक शाह खिलजी और उसके कुछ समय पहले जो है शिहाबुद्दीन उमर, ये 2 शासक ऐसे रहे हैं जो कुछ समय के लिए बने थे, गद्दी संभाले थे। लेकिन देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का जो पावर था, उस पावर की जो हनक थी वह अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद ही ख़त्म हो गई थी। यहाँ पर हम अलाउद्दीन खिलजी को ही खास टारगेट करेंगे, क्योंकि उनके बाद के शासन में जो है उसे बाद में देखा जाएगा, दूसरे वीडियो में हम बताएंगे आपको। अलाउद्दीन खिलजी का जो असली नाम था वो असली नाम था अली गुरशप। इनके पिता शिहाबुद्दीन मसूद जो कि एक सुन्नी मुसलमान थे। अब शिहाबुद्दीन मसूद का जो भाई था, सगा भाई जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो ये लोग चाचा भतीजा हुए। बाद में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जो पुत्री थी मल्लिकाए जहां, जिससे शादी करके यह उसे अपना दामाद बना लेता है, यानी एट दैट टाइम अलाउद्दीन खिलजी बिकेम द सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब इस वजह से सत्ता में जो है इसका दखल, यानी अलाउद्दीन खिलजी का दखल बहुत तेज़ी से हो जाता है, लेकिन ये सोच नहीं पाता है कि यह दखल जो है वो कितना बढ़ जाएगा। और अचानक से जो है उनके चाचा यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उससे कहते हैं कि भाई शासन करना है तो दक्षिण भारत से धन लूट करके ले आइए, और धन लूटने के लिए यही से सेना दे करके भेज देता है दक्षिण विजय अभियान पर, और दक्षिण विजय अभियान जो है पूरी तरह से सफल रहता है। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नियों की बात करें तो मल्लिकाए जहां जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बड़ी पुत्री थी, मेहरू जो अल्प खान की बहन थी, कमला देवी जिसे छीन करके लाया गया था राजा कर्ण से, और जात्यपाली जो देवगिरी की राजकुमारी थी। तो इस तरह से ये 4 नाम आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के पत्नियों के रूप में, और इन चारों पत्नियों ने जो षड्यंत्र रचा है उस षड्यंत्र में खिलजी साम्राज्य पूरी तरह नष्ट हो गया। अब यहाँ पर जब अलाउद्दीन खिलजी चाचा की हत्या करता है और हत्या करने के बाद दिल्ली वापस आता है, तो यह बलबन के लाल महल रेड फोर्ट, यानी कि लाल महल में, जिसे बलबन बड़े बेहतरीन तरीके से बनवाया था, उस लाल महल में अपना राज्याभिषेक कराता है, यानी कि वह गद्दी पर बैठता है, और उसके बाद अपने आप को डिक्लेयर करता है अलेक्जेंडर सेकेंड ए सानी, यानी सिकंदर ए सानी। उसको हिंदी में अगर कहा जाए तो इसका नाम पड़ता है सिकंदर ए सानी। तो सिकंदर ए सानी नाम की उपाधि धारण करता है, टाइटल धारण करता है और शासन करने लगता है, जो कि ताकतवर है और इसके पास अच्छी खासी सेना है। 2 से 2.5 लाख की इसके पास सेना हो चुकी है, और सेना में भी इसने बहुत अच्छे से सुधार किया है, और सुधार करने के बाद यह अपनी सेना को सबसे ज़्यादा मानता भी है। तो जाहिर सी बात है, जब सेना के लिए जान दे रहा है तो सेना इसके लिए जान देगी, और ये जहाँ भी बढ़ जाएगा वहाँ सारा कुछ नेस्तानाबूद कर देगा। तो अभी हम इनके युद्धों पर बात नहीं करते हैं कि कौन कौन से इन्होंने बैटल्स लड़े थे हिंदुस्तान में, और उसके लिए एक अलग से ही क्लास आपको देंगे। अभी हम केवल शासन सुधार के रूप में देख रहे हैं और आर्ट एंड आर्किटेक्चर के रूप में देख रहे हैं, जो आपके एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। गद्दी पर बैठने के बाद इसने 4 ऑर्डिनेंस, 4 अध्यादेश जारी किया। पहले अध्यादेश में इन्होंने कहा कि गिफ्ट, पेंशन और चैरिटी के रूप में जितने भी लैंड हैं उस लैंड्स को कैप्चर कर लिया जाए, यानी मिंगल टू खालसा भूमि कहा जाए उसे, कि यानी कन्वर्ट कर दिया, सारे लैंड्स को कन्वर्ट कर दिया इनटू खालसा भूमि। और खालसा
लैंड उसको कहा जाता था जो राजा के अधिकार क्षेत्र में थी। अंडर द ऑर्डिनेंस ही कैप्चर्ड ऑल द लैंड विच आर गिवन टू अदर्स इन गिफ्ट फॉर्म, इन पेंशन फॉर्म और इन चैरिटी फॉर्म। एंड आफ्टर दैट ही रीऑर्गेनाइज्ड स्पाइस सिस्टम, और उसके शासन का जो मुख्य खंभा था, मुख्य स्तंभ था, वो था उसका स्पाइस सिस्टम यानी जासूसी तंत्र। जासूसी तंत्र को उसने बेहतरीन बनाया और बेहतरीन बनाने के बाद इसने कई जासूस अधिकारियों की नियुक्ति कर डाली और नियुक्ति करने के साथ उनसे कड़ाई से पेश आता था और हर एक गतिविधि का पूरा जानकारी इसके पास होता था कि कब कौन सी गतिविधि कौन कर रहा है, कैसा कर रहा है। और इसके साथ ही साथ तीसरा अध्यादेश यानी तीसरा ऑर्डिनेंस जारी किया कि राज्य में शराब और जुआ बंद कर दिया जाए, यानी बैन लिकर एंड गैम्बलिंग इन हिज रेन। और उसके बाद इसने बैन कर दिया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिलेशंस बिटवीन कोर्टियर्स। जितने दरबारी थे वो आपस में विवाह नहीं कर सकते थे, आपस में विचार विमर्श नहीं कर सकते थे, आपस में एक दूसरे के घर नहीं जा सकते थे। पूरी तरीके से बैन था। इसे डर था कहीं ऐसा ना हो कि षड्यंत्र रच करके और हमें ख़त्म कर दिया जाए। और देखिए ईश्वर की कुछ ऐसी मर्जी है कि षड्यंत्र रचा गया, लेकिन उसकी पत्नियों के द्वारा रचा गया और उसका जो सबसे खास दास था, सेनापति था, वही षड्यंत्र रच करके और अंत में अलाउद्दीन खिलजी की ज़िंदगी नरक बना देता है। नेक्स्ट पार्ट में हम जिनकी बात करें तो इसने अपने राज्य में एक परमानेंट आर्मी रखा। ही केप्ट परमानेंट आर्मी एंड गिव पेड सैलरी। अब यहाँ पर कैश फॉर्म में ये सैलरी देता है और जितने भी आर्मीज, जितने भी सोल्जर्स रखे गए थे वो पेड सोल्जर्स थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें लूट के में सामान मिलेगा तो उन्हें पैसा दिया जाएगा या युद्ध के बाद पैसा, ना, सैलरी एडवांस में लो और चलो युद्ध करने के लिए। और उसने अपनी सेना को संभालने के लिए उनके हर एक डिटेल्स को अपने पास रखता था और डिटेल्स के साथ साथ जितने हॉर्सेस होते, जितने घोड़े होते थे, घोड़े किनको दिए गए हैं और किस चिन्ह के साथ दिए गए हैं, वो भी सारा डिटेल्स वह अपने साथ रखता था। और ये दो जो प्रथा थी वो प्रथा कहलाया हुलिया सिस्टम एंड दाग सिस्टम। हुलिया सिस्टम दैट मीन्स द डिटेल ऑफ आर्मी एंड दाग सिस्टम दैट इज़ द कह सकते हैं कि एक होलोग्राम बनता था घोड़े की पीठ पर, विच इज़ कॉल्ड एज दाग सिस्टम। तो ये दाग सिस्टम और हुलिया सिस्टम विच आर कंट्रोल्ड बाई दीवाने आरिज, और दीवाने आरिज के द्वारा ये सारा कुछ कंट्रोल किया जाता था। ठीक है। इसने मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए सहनाई मंडी की स्थापना की और सहनाई मंडी को क्या किया, इसने स्थापित किया। और सहनाई मंडी को स्थापित करने के बाद इसने मार्केट के प्राइस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। दैट मीन्स फॉर प्राइस स्टेबलाइजेशन इन मार्केट ही अपॉइंट ऑफिसर नेम विथ सहनाई मंडी who control the price level of each product in market, because low salaried soldiers may earn easily their livelihood. That is why it is very necessary for market that Sehnai Mandi control all the price in that market. अब यहाँ पर जो और भी व्यवस्थाओं को देखा जाए तो पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में 3 तरह के मार्केट्स होते थे। फूड ग्रेन के मार्केट्स अलग होते थे, कॉस्टली क्लॉथ के मार्केट अलग होते थे, हॉर्सेस, स्लैब्स और कैटिल के मार्केट अलग होते थे। तो ये 3 तरह के मार्केट्स पे पूरा का पूरा जो है वो सिस्टम डिपेंड करता था। टैक्स सिस्टम में इसने अपने आप को बिल्कुल अलग तरीके से पेश किया। इसने अपने राज्य में जजिया, जकात, खराज और खुम्स, ये 4 टैक्सेस तो इम्पोज किए ही किए। ही एडेड टू अनदर टैक्स विच वर चरी टैक्स एंड घरी टैक्स। चरी टैक्स, it is
ये चरी का मतलब होता है चरना। ये कहता था जब राजा की भूमि पूरा है तो पशु कैसे चर सकते हैं, और पशु चरेंगे तो घास खाएंगे और घास का भी टैक्स होता है। तो चरी टैक्स लेता था, जिसे हम आज के समय में कैटल टैक्स कह सकते हैं। घरी टैक्स यानी आज के समय का हाउस टैक्स, यानी आप समझ सकते हैं कि वो कितना एडवांस सिस्टम था कि उस समय भी हाउस टैक्स सबसे लिया जाता था। इनका कहना था कि जो तुम मकान बनाए हो वो राजा की भूमि है, तो राजा की भूमि पर मकान बनाने के एवज में तुम्हें टैक्स देना होगा। दैट इज़ कॉल्ड घरी टैक्स। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में अगर हम खिलजी डायनेस्टी को देखें तो उसमें कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ था, कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। इसने एक सीरी नाम का गांव बसाया था, जिसे आज हम लोग हौजे खास कहते हैं, और हौजे खास आज भी दिल्ली में मौजूद है। 1000 सातून महल उसने बनवाए थे जो 1000 खम्भों पर आश्रित था, और अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अलाई दरवाज़ा के साथ साथ अलाई मीनार बनवाया, जमात खाना मस्जिद बनवाया। ये उसके कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर थे जिसे वह मेंटेन किया था अपने शासनकाल में, और उसके मरते ही यह सब एक तरीके से समझ लीजिए कि अपने उसी स्थिति में आ गए कि जैसे यही होता है कि कोई देख रेख नहीं करे, और जब कोई देख रेख नहीं करे तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपने आप में वैसी ही होती है। तो ये था आज का वीडियो, और आज के वीडियो में आपको खिलजी डायनेस्टी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमने दिया है। आगे और भी वीडियो हम बनाते रहेंगे, लेकिन उस वीडियो को पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।